ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, संगीत नाद ब्रह्म है। जब भी संगीत शब्द आता है तो पूरी की पूरी सृष्टि हमारे सामने जीवित हो उठती है। चाहे नदी हो, पहाड़ हो, धरती हो, आसमान हो, चारों तरफ जो कायनात का दृश्य है वो संगीत के नाम से हमारे समक्ष नजर आता है। संगीत चाहे सुगम संगीत हो, लोक संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, संगीत ईश्वर का ही स्वरूप है। लेकिन अगर विशेष रूप से हम बात करें शास्त्रीय संगीत की, तो शास्त्रीय संगीत सीधे ईश्वर से लौ लगाता है और ईश्वर के करीब ले जाता है। उसमें एक दिव्यता है, उसमें एक समर्पण है। आज संगीत के एक ऐसे ही साधक हमारे साथ हैं जिनके पिताश्री भी हमारे देश के बहुत ही पहुंचवान संगीत, शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ रहे हैं और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए आज उनके ही सुपुत्र भी देश में उन्हीं ऊंचाइयों को तय करते आ रहे हैं। और शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक मुकम्मल नाम जिनका है वो आज हमारे राइजिंग सिटी के राइजिंग स्टार के रूप में हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं ऐसे ही युवा शास्त्रीय संगीत के साधक कपिल वैष्णव। कपिल जी, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आप यहाँ आए हैं, हमें बहुत खुशी है कि आप इतने यंग एंड डायनेमिक हैं। और शास्त्रीय संगीत की दुनिया में तो बहुत कम युवा हैं जो आजकल संगीत में हैं, बहुत शॉर्टकट आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन संगीत में ये कहा जाता है कि जो स्वर है वो ध्वनि का रूप है और वो बड़ा बारीक होता है। और जब उसमें ई लगता है तो ईश्वरत्व आ जाता है, ईश्वर उसमें समाहित हो जाता है। लेकिन उसमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए कलाकार को मिटना पड़ता है। वो जो बारीकी है वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? संगीत का माहौल सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो बचपन से ही हमको संगीत का माहौल मिला। घर में हमारे पिताजी, और पिताजी ने भी अब मतलब परंपरा से हमारे संगीत है घर में। तो बचपन से जब से समझ पैदा हुई तब से हमने कानों में संगीत सुना। और वैसे ही करते करते फिर
साथ साथ में छुटपन में ही हमारी तालीम शुरू हो गई और धीरे धीरे करते 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 आज इस मुकाम पे। तो आपके अगर पहला सबक, संगीत का पहला सबक हम कहें तो आपके पिताश्री से आपने प्राप्त किया है जी। और वो तो देश के बहुत उच्च कोटि के शास्त्रीय संगीत के मैं ये कहूँ कि गायक हैं, वैसे तो ओवरऑल पूरे संगीत साधक हैं। तो सबसे पहले आपने कौन सी विधा को चुना शास्त्रीय संगीत में? मैं सबसे पहले जब मैं छोटा था, लगभग 4 या 5 साल का, तो मेरे पिताजी हरिद्वार गए थे और हरिद्वार से मेरे लिए एक छोटी सी ढोलक लेके आए। अच्छा। तो मुझे संगीत का शौक था, लेकिन पहले खेलने का और यही होता। हाँ, वो तो बचपना है। तो ढोलक लेके आए और वहाँ से मुझे थोड़ा रिदम की तरफ से थोड़ा सा ध्यान गया और फिर मैं बजाने के लिए थोड़ा बहुत ऐसा हाथ रखा के जनरली बताया कैसे बजाया जाता है। तो मैं ऐसे ही उसको घिसता था। तो मेरे पिताजी के मित्र है रामचंद्र जी शर्मा, वो LIC में थे, तो वो बहुत प्रसन्न होते थे उसको देख के। उन्होंने देखा इस बच्चे में हुनर है। जब भी वो घर पे आते थे और मेरे को बोलते थे कि हाँ घिसो उसे, तो मैं उसको ऐसे कोशिश करता। लेकिन आपके पिताश्री ताल की तरफ ही आपका झुकाव चाहते थे या ओवरऑल पूरा? नहीं, उनका ऐसा कुछ नहीं है कि ताल की तरफ है, वो संगीत से जुड़ा रहना है। उन्होंने आपको मुक्त छोड़ा। वो अपनी चॉइस थी मेरी। तो फिर वहाँ से वो बहुत प्रसन्न होते थे और जैसे ही मैं उसको तबले को, ढोलक को ऐसे बजाता था तो वो बहुत प्रसन्न होते। फिर मेरे को 5 रुपए का नोट निकाल के ऐसे तो वैसे मुझे एक शौक चढ़ गया उसका कि मुझे यार तो ठीक है, इसको बजाने से तो पैसा मिलता है। हाँ, रियाज की तरफ झुकाने के लिए। जी, रियाज की तरफ झुकाने के लिए। तो ऐसे करते 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 फिर ऐसा हुआ कि फिर बजाने का शौक चढ़ा और वहाँ से फिर ढोलक से तबले पे मेरा हाथ रखना शुरू हुआ और वैसे ही मैं अपने मनगढ़ंत तरीके से ऐसे बजाता था। फिर एक दिन पिताजी ने बैठ के थोड़ा सा कि इसको ऐसे मनगढ़ंत तरीके से नहीं, थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से ऐसे ऐसे। तो तबले की इनिशियली जो मेरी तालीम है वो पिताजी ने ही हाथ रखवाया। अच्छा जी। और गाना जो हमारी जो पारंपरिक जो क्लास चलती है रामानुज कोटपते सागर, तो डेली मैं पिताजी के साथ जाया करता था। और छोटे थे हम लोग तो बड़े जो सीनियर्स हमारा अभ्यास करते थे। आपकी स्वर साधना भी साथ साथ चलती थी? साथ साथ चलते रहे। तो बड़े जो सीनियर्स थे उनको जब सिखाते थे तो हम लोग देखते थे और वो सुन के भी बहुत अच्छा लगता था। तो हमने गाना भी थोड़ा बहुत शुरू किया साथ। आपको याद है पहला आपने कौन सी बंदिश या कोई रचना, गायकी की कोई रचना आपको? हमने सबसे पहले तो यमन ही प्रारंभिक जो राग होता है, सुनाइए थोड़ा बहुत। तो उसमें एक सरगम से शुरुआत हुई थी हमारी। उसके बाद में उसकी बंदिश है, तो बंदिश को लेके फिर हम लोग आगे जैसे राग यमन की वो हेरी आली सकी पिया बिना वाली। नेरे ग मरे मा ग मरे ने द नि रे सा सखी हेरी आली पिया बिन, सखी हेरी आली पिया बिन, सखी कलना परत मोहे घरी पल छिन दिन, कलना परत मोहे घरी पल छिन दिन, हेरी आली पिया बिन, सखी हेरी आली पिया बिन। तो आपके तो सुर ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने खुद ही साधे हों और इनमें इतना संतुलन है जो निरंतर अभ्यास के साथ होता है। जी, मैं एक्चुअल में गाना और तबला दोनों को मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ। और प्रमुख मेरा तबला इसलिए हुआ कि मैं जब छोटा था और पिताजी के साथ जो दूसरे तबले वादक होते थे, बजाते थे, करते थे, उनमें से कई लोग हैं जो दिवंगत हो गए। और फिर एक मौका ऐसा आया कि मुझे लगा कि यहाँ तबले की ज़रूरत है पिताजी को भी, और मेरा शौक भी था। तो फिर पिताजी के साथ वो संगत का दौर चला। कपिल जी, एक बात है कि आपका संगीत परिवार है जी, और मैं समझता हूँ कि 24 घंटे एक माहौल रहता है संगीत का। मतलब आप संगीत को भूल के कुछ सोच नहीं सकते जीवन में। लेकिन एक परिवार है, एक पिताश्री हैं
वो केवल मार्ग प्रशस्त कर सकता है जी। लेकिन जो कुदरती टैलेंट है, प्रतिभा है, वो तो कुदरत देती है। तो वो क्या आप सोचते हैं? मैं मानता हूँ कुदरत का देन है, लेकिन कुदरत तो केवल अपने को एनवायरनमेंट और एक माहौल दे सकती है। उसके बाद खुद की जो साधना है, गुरु की तालीम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये व्यवस्थित होनी चाहिए और उसके बाद में आपकी जो साधना है उससे आप अपने कला को निखार सकते हैं। तो अभी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत की तरफ आपने कदम रखा है बचपन से, और जब हम एक सही ट्रैक पे जाते हैं तो बात घराने की आती है। जी। तो आपका किस घराने से ताल्लुक है, चाहे गायकी हो या वाद्य हो? मेरे पिताजी ने का जो प्रमुख जो घराना है, मेरे पिताजी के 2 प्रमुख घराने से तालीम ली। पहला है जयपुर अतरौली घराने से। तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर है पंडित धनसुख लाल जी वैष्णव, तो 10 साल तक पिताजी की तालीम उनसे हुई पहले। फिर रामानुजकोट के मेरे यानी आपके पिताजी के दादाश्री? हाँ, मेरे पिताजी के दादाजी। तो 10 साल तक उनसे तालीम हुई जयपुर अतरौली घराने की। यानी इतनी पीढ़ियों से आपके घर शास्त्रीय संगीत, तो आपका तो घर पूरा मंदिर है। जी। तो ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं वो दरबारी गवैये थे, वहाँ पे कोर्ट म्यूजिशियन थे। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गरिमापूर्ण कार्य है। कहने को दरबारी गायक है, लेकिन वो एक तरह से उस समय गवर्नमेंट द्वारा, उस समय की सरकार द्वारा भी पूरा सम्मानित होते। जी। तो उनसे तालीम हुई जयपुर अतरौली घराने की। फिर 5 साल बॉम्बे में रह के पंडित नारायण राज व्यास साहब से पिताजी ने 5 साल ग्वालियर घराने की तालीम ली। तो हमको जो तालीम हुई है वो जयपुर अतरौली और ग्वालियर दोनों की साथ साथ में हुई है। ये जो जैसे आप बता रहे हैं पिताश्री और सभी बाहर जाते रहे हैं, और इतनी साधना के लिए एक तरह से आप लोग एक सन्यासी की तरह रोज घर छोड़ना, फिर तालीम लेना, तो ये सब जो माहौल है, ये सारी ऊर्जा कहाँ से आती है? ये संगीत की साधना से ही पॉसिबल होता है। जितना आप साधना करते हैं, अपनी उसको साधना को आगे बढ़ाते हैं, तो साधना में इतनी शक्ति है कि वो आपको ऐसा करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। हाँ। तो एक तरह से एक दिव्य आध्यात्मिक माहौल आपके आसपास रहता है। और मैं समझता हूँ कि ये, हालांकि प्रश्न मैंने कई बार पूछा भी है शास्त्रीय संगीत वालों से, कि उन्हें खुद ब खुद महसूस होता है कि कोई दिव्यता उनके आसपास है। जैसे पंडित जसराज है, उनसे भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा आपको पता है, फिर आप पूछते क्यों? तो कपिल जी, ये जो अतरौली घराने की आपने बात की, और दूसरा और घराने की, ग्वालियर घराने। तो ग्वालियर घराने के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ग्वालियर घराना जो है हस्सू हद्दू खां साहब से शुरू हुआ, और वहाँ से ग्वालियर घराने के बहुत ही नामचीन कलाकार हुए, जिनमें से आप प्रमुख आपने नाम सुना होगा पंडित विष्णु दिगंबर पलोशकर जी। वाह। उनके शिष्य पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी, विनायकराव पटवर्धन जी, और दूसरे नारायण राज व्यास साहब। तो पिताजी की तालीम है वो नारायण राज व्यास साहब से उन्होंने 5 साल तक बॉम्बे में रह के तालीम हासिल करी। तो जैसे दूसरे जो फील्ड है उसमें अगर हम एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु पे जाते हैं, मतलब मेरा प्रश्न ये है कि आप 2 घरानों में गए, तो क्या दोनों के बीच में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता कि ये मेरा शिष्य है अतरौली जयपुर घराने का, ये ग्वालियर घराने में क्यों जा रहा है? क्या ऐसी कोई परिस्थिति आती है? ऐसी परिस्थिति होती है, लेकिन गुरु आज्ञा से ये हम कर सकते हैं, संभव हो सकता है गुरु आज्ञा से। पिताजी को स्कॉलरशिप मिली थी, तो उनके पास सीखने के लिए पंडित जसराज जी और पंडित विद्याधर जी व्यास साहब, जो नारायण राज व्यास साहब के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, तो 3-4 नाम उस वक्त हुए थे। तो उनमें पंडित जसराज जी को भी लेटर भेजा था पापा ने कि मुझे स्कॉलरशिप है आपसे सीखने के लिए। तो उनको समय इतना उस वक्त था नहीं, तो उनसे हुआ नहीं। तो उसके बाद में फिर नारायण राज व्यास साहब के जो शिष्य हैं पंडित विद्याधर जी व्यास साहब, तो उनसे 3 साल तालीम ली। फिर उन्होंने आगे रेफर किया अपने पिताजी के पास पंडित नारायण राज व्यास साहब के साथ। तो अभी आपने पहली विधिवत जो तालीम ली, वो आपके गुरु कौन रहे? मेरे
विधिवत तालीम पहले मेरे तबले की शुरू हुई, जो मेरे गुरुजी रहे पंडित निताई चक्रवर्ती जी। वाह। जिन्होंने वो तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। दिल्ली घराने से उन्होंने, तो पहली मेरे दिल्ली घराने की तालीम हुई। तब आपने वहाँ रह के सीखा उनसे? नहीं, मैं राजकोट जाता था। राजकोट जी। तो यहाँ से मैं हर 2-3 महीने में एक 3-4 दिन का ट्रिप होता था, तो वहाँ रह के रामकृष्ण मिशन आश्रम में रुकता था, और वहाँ से फिर गुरुजी के घर पे जाके तालीम लेता, और फिर वापस यहाँ आके रियाज करता। ये जो तालीम शब्द आता है एक शास्त्रीय साधक के लिए, तो उस तालीम का आखिर वो एक जो कंपोजिशन है, एक ट्रैक क्या है? एक तो होता है जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, उसमें एक कोर्स होता है जी। इस तालीम में आखिर क्या पैमाना क्या है? तालीम में पैमाना यह है कि आप उस जिस घराने से बिलोंग करते हैं या जिस घराने को सीख रहे हैं, उसकी बारीकियों को सीखना, उसके जो सूक्ष्म तंत्र होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। और तालीम जो है वो सीना बसीना बोलते हैं हम, आमने सामने बैठ के होती है। जो गुरु शिष्य परंपरा होती है वो आमने सामने, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन में होता है, लेकिन ऑनलाइन में वो ये चीज़ संभव नहीं है। नहीं, संभव ही नहीं है। तालीम जो है वो सीना बसीना, मतलब सामने बैठ के की जाती है। तो उससे जो गुरु होते हैं और पात्रता देख के कि शिष्य की कितनी पात्रता है, उसके हिसाब से उसको मैटर देते हैं। आप पात्रता की बात कर रहे हैं तो सभी एक पैमाना निश्चित है। तो कपिल नाम आपके पेरेंट्स ने क्यों रखा? ये नाम मेरे दादी जी ने रखा। दादी जी ने रखा जी। क्योंकि कपिल तो मुनि हुए हैं, तो क्या सोच के रखा? या कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द वो आता है और इस पे हमें ये नाम अच्छा लगा, या कोई? नहीं, मेरा नाम, मेरा जन्म से राशि तो मिथुनी है, तो उन्होंने फिर ये नाम सोचा कपिल नाम रखते हैं दादी। उसका लॉजिक तो क्या है मुझे पता नहीं। आपके शास्त्रीय संगीत के फील्ड में जो आपके बहुत करीब रहे हैं और आपको बहुत स्नेह करते हैं, उदयपुर से डॉक्टर प्रेम भंडारी हैं, बहुत विख्यात गज़ल गायक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कपिल जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं जोधपुर के उभरते हुए तबला वादक श्री कपिल वैष्णव को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। वो बहुत ही अच्छा तबला वादन कर रहे हैं, वो चाहे संगत का तबला वादन हो या सोलो तबला वादन। वे नृत्य और वाद्य और कंठ संगीत तीनों ही प्रकार की गायकी और वादन विद्या के साथ बहुत ही अच्छा तबला बजाते हैं। इनके पिता जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं पंडित राजेंद्र वैष्णव, उनके साथ भी ये संगत करते हैं। इन्होंने फारुखाबाद घराने के श्री पंडित नितिन चक्रवर्ती, बापू पटवर्धन और नितिन देघवाकर साहब से अपनी शिक्षा ली है। इन्हें राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी ने भी अपने अवार्ड से नवाजा है और कई पुरस्कार इनको मिले हैं। मैं इनके भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं करता हूं और इनसे बहुत उम्मीद है संगीत जगत को कि इनके तबला वादन से ये अपना, अपने परिवार का और जोधपुर का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अक्सर जो श्रोता है या दर्शक हैं, वो जब घरानों का नाम आता है तो केवल गायकी के बारे में, जो हम जैसे बहुत कम लोग जो शास्त्रीय संगीत के बारे में जानते हैं, वो अक्सर शास्त्रीय गायन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या वहाँ तक थोड़ा बहुत नॉलेज होती है, सुपरफिशियल। तो ये जो घराना है ना शास्त्रीय गायन में, तो घरानों में जो बेसिक तालीम क्या होती है? हर घराने की अलग अलग बेसिक तो क्या है, स्वर की साधना ही है, और हर घराने का एक अलग अलग स्टाइल होता है और अलग अलग राग भी होते हैं हर घराने के। तो उस हिसाब से तालीम शुरू की जाती है। तो आपने तालीम के बाद में जी पहली स्टेज परफॉर्मेंस क्या थी? क्या सिंगिंग की थी, शास्त्रीय गायन की थी, या आपके तबले की थी? तबले की थी। तो वो क्या थी पहली परफॉर्मेंस मैंने 2007 में राजकोट में पिताजी के साथ ही स्टेज पे पहली दफ़ा मैं उनके साथ में शेयर किया स्टेज। और रामकृष्ण मिशन का ये आश्रम का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो
उसमें क्लासिकल संगीत मैंने पापा के साथ की। अच्छा अच्छा। उसके बाद में फिर कई आर्टिस्टों के साथ मुझे बजाने का अवसर प्राप्त हुआ, इसमें से प्रमुख पंडित जसराज जी का नाम है। वाह। पंडित विष्णु भट्ट जी के साथ में बजाया, आरती अंकलिका जी के साथ बजाया, अश्विनी भिड़े जी के साथ भी बजाया, और ब्रजनारायण जी जो गिटार सरोद वादक हैं उनके साथ मैंने बजाया, काबरा साहब जी। ऐसे कई आर्टिस्टों के साथ मैंने। ये जो शास्त्रीय गायन है, ठीक है, और उस शास्त्रीय गायन में ये कहा जाता है कि पहले वेद जो है, वेदों की वैसे तो ऋचाएँ और जो उसका उच्चारण है वो बहुत क्लिष्ट होता है, और उसे एक साधा हुआ पंडित ही उसे उच्चारण दे सकता है, लेकिन वेद में भी बड़ा गायन होता है। कई शास्त्रीय नृत्य के भी जो पारंगत हैं, बिरजू महाराज, तो वो सभी एक तरह से ऑलराउंडर रहे, गायकी में भी साथ रहे। तो वेदों के गायन के बारे में आप क्या सोचते हैं? जहाँ तक मुझे वेदों के बारे में पता है, सामवेद जो है वो संगीत का ही वेद है। वाह। साम का मतलब होता है संगीत। संगीत। तो सामवेद की जो ऋचाएं हैं वो गेय है, मतलब गाने योग्य है। तो वो 3 स्वरों में ही गाई जाती थी, उद्दात, अनुदात और स्वरित। तो इन 3 स्वरों में ही उसका गान होता था। बाकी जो ऋचाएं हैं वो मंत्र और उसकी जो क्रिया जो है उससे ताल्लुक रखती है। तो ये भी कहा जाता है कि ये जो 7 स्वर है, सारे ग म प ध नि सा, और सारी सृष्टि इन्हीं में समाई है, सारा का सारा जी। तो शायद ये पहला जो सबक होता है शास्त्रीय संगीत में, या किसी भी चाहे आपका वाद्य हो या वो हो, तो आपको भी ऐसा कुछ प्रारंभिक जो शिक्षा का जो स्टेप है वो क्या रहा? सबसे पहले षडज की जो प्रथम स्वर है शास्त्रीय संगीत का, सा, जिसको सांगीतिक भाषा में षडज बोलते हैं, तो सबसे पहले षडज की ही साधना की जाती है और गुरु लोग करवाते हैं। थोड़ा सा खुलासा करिए षडज के बारे में। षडज का मतलब है षट प्लस ज। षट का मतलब होता है 6, ज मतलब जन्म, 6 स्वरों को जन्म देने वाला वो षडज होता है। तो षडज, ऋषभ, रे को ऋषभ, ग को गंधार, म को मध्यम, प को पंचम, ध को धैवत, नी को निषाद। वाह। तो षडज की साधना करने से बाकी जो स्वर है वो अपने आप ही सज जाते हैं। वाह। तो सबसे पहले जो गुरु लोग होते हैं वो षडज की ही साधना करवाते हैं। आपकी जो शास्त्रीय गायकी है, वाद्य है, तो ये सब समानांतर रूप से नियमित अभ्यास चलता है, रियाज चलता है? जी। जो शास्त्रीय गायकी है उसमें बहुत से स्वरूप हैं। जैसे अब जाके जो आधुनिक लोग हैं वो सूफी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो गया है, हालांकि वो भी बहुत बेहतरीन है सूफी में भी, लेकिन ये जो स्वरूप हैं अलग अलग, अभी कौन सा स्वरूप प्रचलन में है शास्त्रीय संगीत का? ख्याल गायकी जो है सबसे प्रमुख है। प्रमुख है। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ख्याल गायकी को हम लेंगे। सूफी गायन है वो हम सेमी क्लासिकल से उसको कर सकते हैं। वो सेमी तो एक तरह से सुगम में भी आ जाता है। हाँ। लोक में भी आ जाता है। तो व्यवस्थित ख्याल गायकी होती, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, टप्पा। लेकिन अब जो ख्याल है, ख्याल गायकी है, उसमें हम कई बार देखते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, वो शब्द को मिस करते हैं जी। और शास्त्रीय के जो आरोह अवरोह हैं, जो वहाँ तक जो गायक तो अपने पूरे समर्पित होकर गाते हैं, लेकिन शब्द भी तो उतने जरूरी हैं। मेरा मतलब गीती तत्व भी, जो लिरिक है वो भी उतना जरूरी है, उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं? इसका कारण ये रहा है कि संगीत का मतलब स्वर से है। शब्द साहित्य उसके बाद में आता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट है उसमें शब्द नहीं है, लेकिन स्वर है, वो भी संगीत है, उसमें भी राग बजता है। तो ये आज से, जैसे पंडित भातखंडे जी ने, परुस्कर जी ने, उनके समय से या उनसे भी पूर्व, पहले क्या होता था कि पहले जो घरानेदार गायकी होती थी वो गुरु लोग हर किसी को ऐसे इजीली देते नहीं थे। एकदम उसको पूरा वो निचोड़ के कसते थे उसके पैमाने पे कस के, उसके बाद में लगता था कि ये पात्र है, तो उसके बाद उसकी तालीम होती थी। और परफॉर्मेंस में भी ऐसा ही होता था कि कोई बंदिशों को चुरा ना ले,
दूसरे गायक गवैये चुरा ना ले, तो इसलिए वो शब्दों को चबा के और थोड़ा सा ऐसे, लेकिन रागदारी उसमें प्रमुख होती थी। हाँ हाँ, रागदारी प्रमुख होती थी। लेकिन क्या है कि अब हालांकि जो दर्शक वर्ग है, श्रोता वर्ग है, दर्शक चाहे जैसे हमारे टीवी चैनल हैं या रेडियो चैनल है, वहाँ भी शास्त्रीय संगीत के काफ़ी श्रोता और दर्शक अब बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। जब पहले हम देखते थे कि कोई क्लासिकल प्रोग्राम हो रहा है तो हॉल आपने भी देखा होगा कि बहुत कम होते हैं, हालांकि वो सब मंजे हुए दर्शक होते हैं जी। आजकल काफ़ी खिंचाव चल रहा है क्योंकि ये अपना लिया गया है कि रागदारी के साथ साथ लोगों को गीती तत्व का भी आनंद आए। आप जैसे ये सब चीज़ें हैं, जैसे गुरुकुल है, गुरुकुल में साधना करते थे पहले, तो गुरु पूरा कसता था जी। तो ऐसी जो कसावट है शिक्षा की, आप भी उस दौर से गुजरे होंगे जी। बिल्कुल, वो कसावट जरूरी होती है, उसके बिना काम बनता नहीं है। अभी एक स्लाइट फर्क है ना, शास्त्रीय संगीत में और उसमें, और काफ़ी उस फर्क को जैसे थोड़ा दूर भी किया जा रहा है। रागदारी के साथ साथ कुछ खिंचाव भी हो रहा है, लेकिन जो इतनी समृद्धता है, वो समृद्धता भी डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है दर्शकों को। तो ये जो बारीक एक लकीर है, इसको थोड़ा सा हटाने की तरफ भी क्या शास्त्रीय संगीत के जो घराने बढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल ये देखने में भी आ रहा है। नहीं, उसका एक्चुअल में शास्त्रीय संगीत का जो 3 खंडों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। प्रथम खंड तो जो वैदिक कालीन संगीत होता था, प्राचीन संगीत होता था, वो केवल मंदिरों में गाया जाता था। मंदिरों से बाहर उसका गायन नहीं होता था। वो ठाकुर जी को रिझाने के लिए उनके सामने, और उनको अपरोक्ष रूप में साधक को जो प्राप्ति होती थी वो साधक को ही पता होता था। फिर धीरे धीरे जब रजवाड़े आए तो संगीत जो है मंदिरों से रजवाड़ों में आया। वाह। रजवाड़ों में आने के बाद उनको राजाश्रय प्राप्त हुआ, यानी पहचान मिली। हाँ, पहचान मिली, केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। तो फिर राजाश्रय प्राप्त हुआ, तो रजवाड़ों को गाने वाले जो आर्टिस्ट होते थे उनको राजाश्रय प्राप्त हुआ, तो उनको और संबल मिला, डायरेक्टली उनको कुछ मिलने लग गया। तो वहाँ पर भी उन्होंने, लेकिन वहाँ पर भी राग की शुद्धता और शास्त्रीय संगीत की जो तथ्य हैं वो कायम थे। वर्तमान का संगीत में भी ऐसा है, लेकिन आजकल का जो संगीत है वो लोकानुरंजन के लिए हो गया है कि पब्लिक को कैसा अच्छा लगना चाहिए, हाँ, उसके अकॉर्डिंग जो कलाकार साधक लोग हैं वो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करते जा रहे हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा करना भी पड़ता है। कभी कभी तक सोचता हूँ कि लोगों को शास्त्रीय संगीत की तरफ वापस खींचने के लिए कि ये हमारी भारतीय संस्कृति, इसके लिए सबसे अच्छा प्रयास पंडित विष्णु दिगम पलुस्कर जी ने किया। उनको पहले से पता था कि लोगों को इसको समझाना बहुत मुश्किल काम है, इतनी ऑडियंस होती नहीं है, और इस तरह से नहीं समझ पाएंगे तो विलुप्त हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जो आम जो भजन है उनको रागों में कंपोज करके और सब आम पब्लिक के लिए उन्होंने, जैसे आपने सुना होगा वैष्णव जन तो तेने कहिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चलो मन गंगा जमुना तीर। तो इस तरह से बहुत सारे भजन हैं जो रागों पे, ताकि रागों की भी नॉलेज हो लोगों को और भजन का भी आनंद ले जाए। आपने जैसे अपने प्रथम गुरुजी की बात की थी, तो वो तो अब इस संसार में नहीं है। अभी आप वर्तमान में जो आपके गुरु हैं वो कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। वर्तमान में अभी जो मेरे गुरुजी हैं पंडित नितिन चक्र डिगवेकर जी, जिनसे मैं अभी फर्रुखाबाद घराने की तालीम ले रहा हूँ। तो वो अभी कहाँ, उनका आप कहाँ? महाराष्ट्र में। हाँ, तो चलिए हम उनको, हमने अभी कॉल किया है नितिन, आपके पंडित जी डिगवेकर साहब को और आपके गुरुजी। पंडित जी, आपके चरणों में प्रणाम है, और आपके जो प्रमुख शिष्य हमारे साथ हैं और संगीत के हमारे जोधपुर का काफ़ी नाम रोशन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार, मेरा नाम नितिन बाला साहब डेगवेकर है। मैं मुंबई से हूँ। मैं एक तबला वादक हूँ। मेरी शिक्षा मेरे पिताजी पंडित बाला साहब डेगवेकर, पंडित बापू पटवर्धन, पंडित नारायण जोशी और पंडित भाई गायतोंडे, इनके पास हुई है। ये सभी उस्ताद अहमद जान तिरखवा खां साहब के शागिर्द थे, और मैं भी उस्ताद अहमद जान तिरखवा खां साहब की वादन शैली को प्रमाणित करते हुए उनको फॉलो करता हूँ। कपिल वैष्णव, ये जो आपके जोधपुर के एक होनहार कलाकार हैं, उनकी भी शिक्षा मेरे गुरुजी पंडित बापू पटवर्धन इनसे हुई है, और
अभी उनके बाद वो मेरे पास तालीम ले रहा है। बहुत ही अच्छा होनहार कलाकार है, बहुत ही अच्छा सिंसियर हार्ड वर्कर ये स्टूडेंट है और ये आगे चल के बहुत ही खानदानी तबला वादन के दुनिया में इसका अच्छा नाम रोशन होगा। यही हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एक बारीक लकीर है, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत। सुगम संगीत भी आजकल बहुत आवश्यक है, चाहे वो फिल्म भी हो। हालांकि फिल्मों में थोड़ा सा संगीत जो है वो अब संगीत नहीं रहा है, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा इतना एक घालमेल उसमें बहुत हो गया है। और कई जो हमारे जैसे पंडित जी से भी मैंने बात की थी, पंडित जसराज जी से, तो उन्होंने कहा ये जो फ्यूजन और इस तरह का चल रहा है ये कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कभी कभी ऐसा, क्योंकि आपके तो कानों को सधे हुए सुरों की आदत है, ये एक प्रयास कह सकते हैं कि लोगों को शास्त्रीय संगीत के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्लासिकल सुनना लोगों के लिए बहुत ही, उसको पचाना बहुत मुश्किल है। तो फ्यूजन के जरिए ही सही, तो शास्त्रीय संगीत का तालमेल करके तो उनको फ्यूजन के साथ में उसको पेश किया जाता है। वो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बोल पे काम कम हो रहा है जी। जैसे हम सदाबहार पुराने फिल्म संगीत देखें तो उन्होंने बहुत लोक संगीत, सुगम संगीत और शास्त्रीयता पे जोर दिया है। जो पंडित सचिन देव बर्मन रहे हैं, मदन मोहन साहब रहे हैं, इस तरह के लोग हैं। लेकिन आजकल तो बस आए गायक अलग आया, संगीतकार अलग आया, क्या कंपोजिशन है, क्या बंदिश है, कोई पता नहीं है। बस आप सुनिए और गाइए और चलिए। ये जो हो रहा है, ये ट्रैक तो एक तरह से अमर नहीं है। वो कोई भी गाना एक सप्ताह में गायब हो जाता है। हाँ, वो उस गाने की मयाद एक पानी के बुलबुले की तरह ही होती है। बुलबुले की तरह वो थोड़ा सा बस उतना ही 2-4 महीने वो उतना रहता है। आज से आप लता जी के कंपोजिशन सुनिए, मोहम्मद रफ़ी साहब के कंपोजिशन सुनिए, मुकेश जी के सुनिए। तो पुराने जो गायक होते थे वो साधक थे, वो ऐसा ही नहीं। आजकल डिजिटल वर्क होता है सारा, तो थोड़ा सा आप जनरली बात भी कर रहे हैं तो उसको गाने में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले वो लोगों को एक ही गाने की रिहर्सल के लिए 100 टेक, 200 टेक लेना पड़ता था। और उसके बाद में जब डायरेक्टर भी अच्छे होते थे, उनको लगता था कि नहीं, हाँ ये चीज़ ठीक है, यहाँ सीन के लिए ठीक है, तो फिर उसको फाइनल टच देते थे। मजेदार गाने बोलते हैं इसको चीज। जैसे आप डिजिटल की बात कर रहे हैं तो आप शिक्षा भी देते हैं, संगीत की, गायकी की भी और ताल वाद्य की भी। तो कभी कभी ऐसे भी लोग आते होंगे कि हमको सिर्फ फिल्म गीत या फिल्म संगीत सीखना है। तो आपका जो संगीत का जो ऑर्गेनाइजेशन है, माध्यम है, आप क्या उसमें आपका पैमाना क्या है? क्या आप फिल्म संगीत सीखने वालों को देते हैं? नहीं, हमारी प्राथमिकता तो शास्त्रीय संगीत को ही रहती है। कोई भी संगीत है तो उसमें भी स्वर ही है, स्वर है। लेकिन प्रमुख हम यही करते हैं, अब उसका अपना फील्ड है, अपने चॉइस होती है कि बेसिक तो आपको सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपका चॉइस जो फिल्मी संगीत की तरफ आपको जाना है, शास्त्रीय संगीत की तरफ जाना है, तो उसकी तरफ फिर आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे अलग अलग शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और सुगम संगीत की, तो लोक संगीत भी जब हम सुनते हैं तो वैसा ही कानों को रस मिलता है जैसा शास्त्रीय संगीत में मिलता है।
तो ये जो हमको सुनने में रस आता है, क्या लोक संगीत में भी वो आत्मा काम करती है? शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोक संगीत से ही हुई है। वाह। हाँ जी। हाँ। संगीत शास्त्रीयता का मतलब है उसमें नियम हो गया, नियम हुआ। और लोक संगीत में है उसमें नियम नहीं है। उसमें ना लेखक का नाम है, या बस वो परंपरा के गीत हुए, और पीढ़ी दर पीढ़ी ओकेजनली जो आपको उत्सव के जो गीत है, वो जो मन से आप उल्लास है, वो जो प्रसन्नता है, वो जो शब्दों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से निकलती है, वही लोक संगीत है। और उसको नियमबद्ध करके फिर शास्त्रीय संगीत जो राग है ये बनता है। कपिल जी, जैसा आपका झुकाव तबले पे जाता है, तो तबले की जो यात्रा है वो आपकी बचपन से ही चल रही है। तो जैसा मैंने पहले पूछा था आपसे कि शास्त्रीय संगीत अक्सर गायकी के घराने माने जाते हैं, जो कम जानकार है इस बारे में। तो क्या तबले का भी कोई घराना होता है? जी, तबले के 6 प्रमुख घराने हैं सर। इसमें से सबसे प्रमुख है दिल्ली घराना। दिल्ली घराने की उप शाखाएं हैं, जिससे अलग अलग अजराड़ा घराना बना है, और फरुखाबाद घराना बना है, लखनऊ घराना है, पंजाब घराना है, बनारस घराना है। तो ये सब उसकी उप शाखाएं ही हैं। हाँ। प्रमुख जो है दिल्ली घराना है। दिल्ली में से ही सब निकला है। तो अभी जो आपके वर्तमान गुरु हैं पंडित नितिन जी, जो मुंबई हैं, तो वो आपको दोनों शिक्षा देते हैं, गायकी की और तबले की, या केवल तबले की? केवल तबले की। तो तबले का जो जैसा कि हम तो जाकिर हुसैन साहब का और उनके पिताश्री का ही नाम ज़्यादा सुनते आए हैं, और वैसे तो तबले में छन्नूलाल जी मिश्र के सुपुत्र भी काफ़ी काम कर रहे हैं, पंडित रामनारायण जी। तबले की यात्रा क्या है, कहाँ तक इसका विस्तार है? जैसे मैं इसको खुलासा कर दूं कि एक आदमी 10th कर रहा है जी, और फिर वो MA तक पहुंचता है, तो तबले में क्या स्टेप्स हैं? स्टेप तो बेसिक तो तबला जो है, सबसे पहले तबले का रखाव, हाथ का जो रखाव, वहाँ से शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे करते करते पढ़ंत का अभ्यास करवाया जाता है। पहले पढ़ंत करके बोलना, तबले के जो बोल है, कुछ बोल सुनाइए हमारे। कुछ गत हैं जो मेरे गुरुजी पंडित निताई चक्रवर्ती जी ने सिखाई है, और अभी जो मैं से उन्होंने भी सिखाई है। तो पहले मैं जो पंडित निताई चक्रवर्ती जी ने एक गत सिखाई है, जिसको लमछड़ गत बोलते हैं, बहुत बड़ी है, 3 आवर्तन की। तो वो थोड़ा मैं सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ना दिन दिन ना दिन दिन ना तिन तिन ना तक दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना तिन तिन ना तक दिन दिन कत्ते देके टेकड़ दे टे टे कत्र कर दे टे जी ना 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 कर दे टे कत कत गदि गन ना गते टे कत्र कर दे टे कत्र कर दे टे कर दे टे दागिन तक तक दाते टे दाग दिन तक टे दा कर तक तक टे दे टे गिड़ नाड़ नाड़ गदि न टे 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 कर कता टे 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 ता कर दे टे कर दे टे कर दे टे कत दे टे कत कत्र कर दे टे कत का दिन ता दिन तक ना कर कता करते गेंदा गेंदा गितक देने दादा करते करदा करदा का दादर करदा करदा ना करदा करदा धागे के धागे के धागे के धागे के गे गे धा गे 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 धा गे 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 धा तर करदा करदा धागे के धागे के धागे के धागे के गे 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 धा गे 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 धा गे 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 धा तर करदा करदा धागे के धागे के धागे के धागे के गे 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 धा गे 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 धा गे 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 धा दिन दिन। वाह वाह वाह, क्या आनंद। आपकी पढ़न तो ये जो गत है, इसको सुन के ऐसा लग रहा था कि कोई इसमें, चाहे वो शास्त्रीय पंडित बिरजू महाराज, पंडित जसराज और रामनारायण जी मिश्र, ये सब का एक साथ संगम का जो एक वातावरण बना है, ये सारा इसमें सुनाई देता है। आपने तो पंडित बिरजू महाराज से भी मैंने बातचीत की थी, तो ऐसा लगा कि वो ही बोल रहे हैं। आप जिन गुरु लोगों का नाम ले रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। नहीं, मेरा तात्पर्य केवल उनका रेफरेंस देने का इतना ही है कि ये तीनों विधाएं एक साथ सुनाई देती हैं, चाहे गीत हो, संगीत हो, नृत्य हो। ये तबले की खासियत है, वाद्य की खासियत है। हमारे गुरुजी बोलते थे कि तबला बजता नहीं है, तबला गाता है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तबला आजकल जो दौर चला है वो लाइट म्यूजिक का बहुत ज़्यादा है। तो ढोलक को
वो ढोलक पे बजता है, ठीक है, लेकिन तबले पे ढोलक को बजाना ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बजने का तरीका दोनों का अलग है। तो ढोलक को ढोलक की तरह बजाया जाए, तबले को तबले की तरह बजाया जाए, और तबला बजता नहीं, तबला गाता है। तो कोशिश यही करते हैं हम लोग भी अपनी साधना में कि कैसे उसको मेंटेन किया जाए। इसमें जो दायां और बायां है, तो इनकी क्या भूमिका है? दायां और बायां का जो स्थान है वो फिक्स होता है, या दाएं को बाएं भी रख सकते हैं, बाएं को दाएं? आप क्या, क्योंकि इसका तो नाम है। जी हाँ, हाँ, नाम दाया बायां ही कहलाता है एक तरह से। बेस ड्रम जो होता है बड़ा, उसको बायां बोलते हैं, बायां कहते हैं, क्योंकि वो बाएं हाथ से बजता है, बाएं हाथ से जनरली। और मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मैं उसको दाएं हाथ से बजाता हूँ। हाँ, अच्छा, वो कर सकते हैं। वो आपके, तो उनकी भूमिका क्या है? दोनों का संवाद होता है, गुफ्तगू होती है दोनों की। जैसे तबला जो होता है छोटा, जिसको बोलते हैं, वो मादा होती है, और बेस ड्रम है उसको नर बोलते हैं। तो इन दोनों की गुफ्तगू चलती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में। हम कई बार देखते हैं जब नृत्य होता है तो कभी कभी केवल दायां बज रहा है या बायां बज रहा है, और उस दोनों का जो ध्वनि का प्रभाव है वो कानों से पूरा दिल में उतरता है। तो ये तबले की जो खासियत है, विशेषता है, ये क्या है? नहीं, ये कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि जो डांस का कंपोजिशन है, गाने का कंपोजिशन है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। हमने ये भी सुना है कि जो तबला है उसमें क्या अंगुलियों का भी कोई मेजरमेंट है कि इसमें 4 उंगली इसमें रखनी या 3 रखनी, ऐसा कुछ है क्या इसमें? हाथ का रख रखाव इम्पोर्टेंट है, और 4 उंगली 3 उंगली ऐसा ये हिसाब नहीं, किताब नहीं। वो सबसे पहले तर्जनी उंगली की प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि तबले का जो सरफेस है उसमें सबसे पहले किनार, तो किनार, उसके बाद मैदान, लव, उसके बाद शाही। हाँ, तो जैसे हमारी हिंदी में जैसे वर्ण और स्वर होते हैं, तो तबले में भी स्वर और वर्ण है। तो किनार और मैदान का जो काम है वो स्वर का काम है, और शाही जो ब्लैक पार्ट आप देखते हैं तबले पे, उस पे व्यंजन के बोल बजाए जाते हैं ज़्यादा। तो अभी आप जैसे ये स्वर, व्यंजन, किनार और मैदान की बात कर रहे हैं, इसमें जहाँ तक हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, 2 तरह की भूमिका होती है। एक तो तबले पे संगति की भूमिका होती है, और एक तबला सोलो होता है। तो दोनों में क्या बेसिक फर्क है, और तबले की प्रमुख भूमिका आपको गुरुजनों ने क्या सिखाई कि वो सोलो या संगति का वाद्य ज़्यादा है, ताल वाद्य? तबला प्रमुख रूप से पहले संगत के साथ ही बजाया जाता था, गायन वादन के साथ। इसको तबले को सोलो के रूप में लाने के रूप में बड़े बड़े जैसे पंडित उस्ताद अहमद जान थिरकवा खान साहब और पंडित किशन महाराज जी, ये बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, इनसे पहले भी तबला, लेकिन सोलो इतना तबला वादन नहीं होता था। तो ये बड़े जो आर्टिस्ट हैं, इन लोगों ने तबले को सोलो, तबले के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए कि सोलो में का कितना अहमियत है जी, सोलो को स्वतंत्र रूप में बजाया, मतलब तबले को स्वतंत्र रूप में लेके आए। उसमें वादक की जो स्वतंत्रता होती है, और संगत में गाने वाला जो या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग सब होता है। आपके एक बहुत ही करीब हैं, जयपुर घराने के हैं, सितार वादक पंडित विकास गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे हमारे कपिल जी के लिए? मेरा नाम विकास गुप्ता है, मैं एक सितार वादक हूँ, और मेरे साथ कई तबला वादकों ने संगत की है। इस बारे में मैं कपिल वैष्णव के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कपिल वैष्णव एक होनहार, समझदार और मेहनती तबला वादक हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई कार्यक्रम बजाए हैं कलाकारों के साथ, मेरे साथ भी 2-3 दफ़े उसने बजाया है। उसकी सूझबूझ, समझ और मेहनत से वह एक कामयाब तबला वादक बन सकता है, और इस दिशा में वो काफ़ी मेहनत कर रहा है। अपने गुरुजी के पास जाकर के समय समय पर वह लेसन्स लेता है, और उसका उपयोग वह अपनी संगत में बड़ी समझदारी के साथ करता है। मैं मानता हूं कि वो आने वाले समय में एक कामयाब तबला वादक होगा, और उसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कपिल जी, चूँकि आपसे बात करते हुए हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा लगता अभी शुरू हुई है बात। संगति, ताल वाद्य, तबला और गायकी की बात कर रहे हैं। हालांकि ये तो एक ऐसे विषय हैं जो अभी सुपरफिशियल भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं। एक संगति में वाद्य है और उसकी भी प्रमुख भूमिका है। कहते हैं वो इंग्लैंड से आया और फ्रांसीसी उसे भारत में लाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो भारत का ही कोई साज बन के रह गया, वो हारमोनियम जी। तो आप तो उससे काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं, हारमोनियम से भी, तो क्या कहना चाहेंगे? हारमोनियम साज के बारे में समवादनी, जिसको बोलते हैं समवादिनी, तो गायन के साथ में उसका समवादन, उसके साथ उसका वादन किया जाता है। ये आज से 60 या 70 साल पहले संगत के साथ में ज़्यादा समय नहीं हुआ। हाँ। उससे पहले जो गायन के साथ संगत की जाती सारंगी की, क्योंकि गले के जो सबसे करीब का जो साज है वो सारंगी है। हाँ। तंतुवाद्य है, तार से बना हुआ है। हाँ। तो वो गले के करीब है। हाँ। हारमोनियम में पॉसिबिलिटीज इतनी नहीं है जितनी गायक को चाहिए। फिर भी आजकल बहुत प्रमुख रूप से उसका वादन हो रहा है और उसका भारतीयकरण भी हो गया है काफ़ी। मतलब ऐसा लगता है कि हमारे भारत का ही कोई साज है और शास्त्रीय संगीत। तो एक, अब आप चूँकि अभी तो आपकी बहुत कम उम्र है जी, आपकी क्या गोल, क्या है, मंजिल क्या है शास्त्रीय संगीत की दुनिया में? आप क्या चाहते हैं कि मैं गायकी में आगे बढ़ूं या ताल वाद्य में आगे बढ़ूं? आखिर मंजिल क्या है? सच बताएं तो मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे रियाज करना है। रियाज करना जी, फिर गुरु महाराज की इच्छा है, जहाँ बोले जाए। जाते जाते आपसे ये प्रश्न है कि वो यूथ जो आजकल बहुत शॉर्टकट, चूँकि ग्लैमर देख रहे हैं, ये कुछ बड़े बड़े ऐसे रियलिटी शोज हो रहे हैं जो एक तरह से खिंचाव कर रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि काफ़ी युवा ग्लैमर के चक्कर में शॉर्टकट भागना चाहते हैं कि हम रातों रात स्टार बन जाएं। आपका क्या संदेश है इस बारे में उन युवाओं के लिए? हमारे युवाओं को थोड़ा बताइए। मेरा सभी युवाओं से यही निवेदन है कि आप अच्छे गुरु के पास रह के उनसे तालीम, व्यवस्थित रूप से तालीम लेके और फिर अपना रियाज करें और अपनी कला को निखारें। शॉर्टकट, संगीत शॉर्टकट का साधन नहीं है। उसके लिए आपको घोर साधना करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके कुछ बात बनती है। शॉर्टकट का ज़माना है, लेकिन संगीत में ये पॉसिबल नहीं है। कपिल जी, आपने आज काफ़ी जानकारियां हमें दी है और शास्त्रीय संगीत तो एक समुद्र, क्या कहूँ मैं, महासमुद्र है और उसकी जानकारी लेने वाले को भी वो पात्र होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। फिर भी हमने प्रयास किया कि आपसे कुछ ले पाएँ, लेकिन आपने बिना मांगे काफ़ी कुछ दिया है। तो मैं हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से, 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद, और ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप और बड़े राइजिंग स्टार बने हमारे शहर के लिए। थैंक यू सर। Jabo
घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।